हेलो स्टूडेंट्स, रीनीट के लिए आज ये थर्ड लेक्चर आपका। इसके अंदर आपके पास में दो टॉपिक्स आपके डिस्कस होंगे और उनके कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपके पास में इक्विलिब्रियम है और दूसरा पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स। तो इक्विलिब्रियम के अंदर आपका केमिकल आयनिक दोनों पार्ट रहेंगे इसमें। तो देखते हैं वन बाय वन आपके पास में क्या क्या इक्विलिब्रियम का पार्ट है, फिर आपका लास्ट में काइनेटिक्स वाला पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। देखो इक्विलिब्रियम के अंदर अपने को यहाँ पर आपके पास में कि इक्विलिब्रियम जो है वो है क्या चीज। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो रहेगी वो आपके पास में बेसिकली क्या होगी, जहां पे जैसे ये कोई रिएक्शन आपके पास R कन्वर्ट इनटू P, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसको बोलते हैं RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपकी RP। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होगा, आपके पास में दोनों तरफ की जो रेट होगी RF और RB ये क्या होगी, आपकी सेम हो जाएगी। दूसरा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट होने के अंदर तीन केस है, क्या क्या, कि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर भी हो सकती है। दूसरा आपके पास में क्या है कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये डोमिनेट कर सकता है प्रोडक्ट पे। और तीसरा केस कौन सा है कि आपके पास में कि जो प्रोडक्ट है वो डोमिनेट कर सकता है किस पे, रिएक्टेंट पे। तो ये तीन केस आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बनेंगे। रेट की टर्म्स में सिर्फ आपके पास एक ही इक्वल टू ही होगा, लेस देन मोर देन कुछ भी नहीं होगा। तीसरा है क्योंकि किसी भी रिएक्शन की जो आर नेट होगी वो क्या होगी, आपके पास आर एफ माइनस आर बी। अब ये दोनों ही बराबर है तो आर नेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आपके पास में जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो होगा, लेकिन रेट चलती रहेगी, फॉरवर्ड रेट भी चलेगी, बैकवर्ड भी चलेगी, जिससे जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट वो क्या होती है, वो काइनेटिक स्टेट है, नॉट आपके पास में स्टैटिक स्टेट। लास्ट आपके पास में है कि जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड रिएक्शन से भी आप अचीव कर सकते हो। इसमें एग्जांपल अगर आपको याद हो एनसीईआरटी वाला NO2 रेड ब्राउन कलरलेस और ये N2O4, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास में एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है N2O4 से स्टार्ट करोगे तो कुछ देर बाद में आपके पास में NO2 बन जाएगा। NO2 से स्टार्ट करोगे तो N2O, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, आपके पास में पिंकिश होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कलरलेस से स्टार्ट करोगे तो भी पिंक बन जाएगा, रेड ब्राउन से स्टार्ट करोगे तो भी पिंक आपके पास बन जाएगा, जिसमें NO2 वो रेड ब्राउन है, N2O4 जो आपका कलरलेस कंपाउंड है। तो ये इक्विलिब्रियम के आपके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अगली स्लाइड के अंदर आपके पास में है कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम जो वो एप्लीकेबल किस पे होगा। तो देखिए यहाँ से जो रिएक्शन है, रिएक्शन दो टाइप की आपके पास में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल जो होगी वो आपके पास में, इरिवर्सिबल सॉरी, वो होगी यूनिडायरेक्शन और कंप्लीट हो जाती है जनरली। रिवर्सिबल जो रिएक्शन होगी वो होगी आपके पास में बाई डायरेक्शन, दो रेट होगी RF और RB। अब आपने इक्विलिब्रियम पे पीछे मैंने यहाँ बताया कि RF और RB दोनों है, तो अब यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही आपका इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा। अब इरिवर्सिबल के अंदर क्या क्या आ सकती है, जैसे कंबशन रिएक्शन वो आ सकती है। दूसरे आपके पास में जो प्रिसिपिटेट रिएक्शन है वो आ सकती है, या फिर आपके पास में कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वो आ सकती है, ठीक है। इनके अंदर आपके पास में ये आ सकती है। और अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट है, कोई गैसियस प्रोडक्ट है तो वो किस में होना चाहिए, ओपन कंटेनर में वो रिएक्शन होनी चाहिए, तो भी वो किस में होगी, इरिवर्सिबल के अंदर होगी, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपके पास में ये हो गया। तो अब आप यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन ओपन कंटेनर। तो ओपन कंटेनर कैल्शियम कार्बोनेट 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, CaCO3 सॉलिड, ये आपका डिकम्पोजिशन CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ओपन कंटेनर तो ये गैस वाला जो पार्ट होगा बाहर चला जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी, तो इस पे तो अप्लाई होगा नहीं। कंबशन ऑफ मेथेन, तो कंबशन पे अप्लाई नहीं होगा। तीसरा डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इन ओपन कंटेनर, अमोनिया गैस वगैरह है N2H2, तो इस पे भी अप्लाई नहीं होगा। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोज्ड कंटेनर में ये हो जाएगा, इसमें क्या रिएक्शन बनेगी, आपके पास में NH4HS सॉलिड, ये कन्वर्ट होगा किसमें, NH3 गैस प्लस H2S गैस। तो इसमें अगर गैसियस आपके पास में प्रोडक्ट्स है लेकिन आपने जो कंटेनर रखा वो क्या रखा, क्लोज्ड, और तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हुआ वो हो गया डी आंसर।
दूसरा पार्ट आपके पास में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आपके पास में, जैसे मैंने पीछे बताया, 3 केस कौन कौन से, कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन के 3 केस है कि इक्वल टू, फिर रिएक्टेंट डोमिनेंट, फिर प्रोडक्ट डोमिनेंट, रेट के केस में सिर्फ इक्वल। तो यहाँ से आपके ग्राफ आ सकते हैं, पूछ सकता है कि कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में है रेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में गलती हो गई है। ये जो आर लिखा, जहां जहां आर लिखा है उसके अंदर आएगा आपका आर एफ, ठीक है। या फिर इसको हटा ही देते हैं, एलिमिनेट ही कर देते हैं, ये। अब देखिए इसके अंदर आपके पास में क्या है, रेट और टाइम के बीच में ये ग्राफ दे रखा है। तो रेट और टाइम का तो एक ही ग्राफ बनता है जब आपकी जो आर एफ है, जो ये आर एफ होगी जो बढ़ रही है टाइम के साथ, वो आर भी हो जाएगी। जब दोनों ही बराबर हो जाए तो ही इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। लेस देन, मोर देन, क्रॉस करने से कोई फर्क नहीं हो। यहाँ क्रॉस करी लेकिन इक्वल नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट हुई लेकिन इक्वल नहीं हुई तो ये भी कट गया आपके पास। यहाँ पर क्रॉस आपके पास में हो गई सेम टू सेम, या ये उल्टा कर दिया, इसके अंदर ये लिखा होगा यहाँ पे आर एफ आर बी, तो ये ग्राफ तो वैसे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होगी तो वो डाउन ही होगी, ना कि इंक्रीज टाइम के साथ। तो ये गलत। इसके अंदर देखिए डी ऑप्शन के अंदर, डी के अंदर आपकी जो आर एफ होगी और आर बी होगी, दोनों बराबर और कांस्टेंट होगी। तो इस तरीके से ये रेट के लिए आपके पास में कौन सा ग्राफ आपका सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे ये आपके इक्विलिब्रियम के टाइप दे रखे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या क्या टाइप है। जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे सॉलिड, या फिर इसको एग्जांपल में बता देते हैं, H2O आइस कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड। तो एक ही कंपाउंड कि दो फिजिकल स्टेट के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है तो उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या कंसीडर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, आपके पास कुछ पार्ट तो आपका डिसोसिएट होगा और कुछ पार्ट आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो उसके आयन और जो डिसोसिएट नहीं है उसके बीच का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलते हैं आयनिक। केमिकल किसको बोलेंगे, केमिकल आपके पास में मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे N2+3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, ये आपके पास में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में हो जाएगा केमिकल। होमो और हेट्रो के अंदर क्या होगा, फिजिकल स्टेट सेम, जैसे ये तो होमो का पार्ट हो गया। और अगर आप यहाँ देखिए हेट्रो में क्या होगी, फिर एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट, तो CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट इनटू CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये किसमें चला जाएगा, आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में। तो ये आपके पास में मोटे मोटे इक्विलिब्रियम के पार्ट है, जिसमें आयनिक और केमिकल अपने को सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ने हैं, 5 चीजें अपने को यहाँ पे देखनी है मोटी तौर पे। सबसे पहले आपके पास में लॉ ऑफ मास एक्शन, जो गुलबर्ग और वागे ने दिया था। किसने दिया था, ये दिया था गुलबर्ग और वागे, ठीक है। गुलबर्ग वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। फिर उसके बाद में पढ़ना अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गया, फिर इसके फैक्टर हो गए, लास्ट में अपने को पढ़ना है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो 5-6 इनके कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और थोड़े थोड़े से इनका ओवरव्यू या इनकी जो आपके पास में फॉर्मूला हो गया वो चीजें आपके पास रिपीट हुई। देखिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, सिंपल सा था ये। जैसे ये कोई रिएक्शन है A+B कन्वर्ट इनटू C, तो गुलबर्ग और वागे ने क्या बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। अब आप जो फॉरवर्ड रेट होगी उसके रिएक्टेंट होगी A और B, अगर बैकवर्ड जाएगी तो उसका हो जाएगा C। तो यहाँ RB के लिए क्या बनेगा, अब यहाँ कांस्टेंट आएगा तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो KF A की पावर A B की पावर B, तो RB जो होगी वो क्या बन जाएगी KB और C की पावर C, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे दोनों तरफ की जो रेट होती है वो बराबर होती है। तो जब आप इनको इक्वेट करोगे तो क्या बन जाएगा, KF/KB इक्वल टू C की पावर C डिवाइडेड A की पावर A और यहाँ मिल जाएगी B की पावर B।
और अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, और इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे के इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से आपके पास में ये मास एक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्यूसेंट भी सेम भैया यही होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये कहाँ पे होगा, एट एनी टाइम, और ये सिर्फ कहाँ पे होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा तो ही ये रेशियो के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, अदरवाइज उसको क्या बोलोगे, उस रेशियो का रिएक्शन क्यूसेंट। अब इन दोनों के एप्लीकेशन अपने पास में, तो देखिए सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास में ये कोई रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन से क्या करना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको बनाना है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉलिड और जो प्योर लिक्विड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज आप मान लोगे वहां पे। तो इसमें ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, तो ये सॉलिड रिएक्टेंट है, तो ये इसको यूज अपने को नहीं करना, वन लिखो चाहे ना लिखो। तो इसमें आपके पास में NH3 की पावर 1 होगी, H2S की पावर 1 होगी, नीचे आपके पास 1 होगा, वो वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्रेशन होगा किसका, Kc का, फॉर ए गिवन रिएक्शन, ये H2S, तो ये 2 नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जैसे अभी रिलेशन मैंने बताया था, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, आपको क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है बी की, किसकी टर्म्स में, केएफ, केबी और ए की टर्म्स में। तो सबसे पहले तो के इक्विलिब्रियम लिखो, इसका के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या था, केएफ अपॉन केबी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसकी आएगी, बी की डिवाइडेड बाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए। आपको क्या पूछा, बी, तो बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी के एफ अपॉन के बी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे जो एक ही कंसंट्रेशन है उससे क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, के एफ अपॉन के बी। तो ये तो सारे ही ऑप्शन आपके पास में क्या है, गलत है। तो इसके अंदर आपके पास में, नहीं गलत नहीं है, ये रहा सी वाला ऑप्शन। तो इसमें इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के एफ इंटू के बी इनवर्स और ए ई की पावर इक्विलिब्रियम पे, ये आपके पास। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये इसके बाद में इक्विलिब्रियम के टाइप आपके पास में, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके टाइप है। ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में तो कैसे इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केपी क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। के एक्स मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में है, तो के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। के एन ये किसके टर्म्स में होगा, मोल्स के टर्म्स में, तो के एन इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ रिएक्टेंट। बाकी इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो पावर में आपके पास लग जाएंगे, जो मैंने अभी यहाँ बताया वो सभी के कोफिशिएंट 1 लेके मैंने ये बताया। इसके बाद में ये रिलेशंस दे रखे हैं, तो देखो मेन जो रिलेशन है आपके पास जो यूज होगा वो रिलेशन आपके पास में ये वाला, केपी कैसे वाला, ये वाला रिलेशन सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। बाकी ये वाले जो रिलेशन है अगर आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। और इसमें मैंने कौन सा यूज किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला पार्ट भी यूज किया इनको कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको कन्वर्ट नहीं करना, आपको सीधा सीधा लर्न करना है कि के सी के एक्स में क्या रिलेशन है। के सी के एक्स का पी आर ये वॉल्यूम और मोल्स के टर्म्स में, ये प्रेशर और आरटी की मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर की टर्म्स में। ये केसी और केएन वॉल्यूम की टर्म्स में है, ये केपी और केएन का है, और ये केपी और केएक्स का है। तो ये वाला जो फॉर्मूला ये तो आपको याद रखना ही है, इस पे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसको सोल्व करने की ट्राई करिए, जो पीछे फॉर्मूला थे उसी पे बेस एक बार इसको ट्राई करो।
तो देखिए इसके अंदर आपके पास में आपको सिंपल सा क्या करना है, केपी केसी इक्वल दे रखा है, तो यहां पर आपके पास में ये हुआ कि केपी इक्वल टू केसी डॉट आर टी की पावर डेल एन जी। अब ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब हो सकता है, जब डेल एन जी 0 हो जाए। और डेल एन जी होता है क्या, एन पी गैसियस माइनस एन आर गैसियस, मतलब ये आपके पास गैसेस प्रोडक्ट के मोल हो जाएंगे, ये गैसेस रिएक्टेंट के मोल्स हो जाएंगे। तो ये 0 किसके लिए वो देख लो यहाँ पर, ये 2 इधर 4, तो इसके लिए तो कितना होगा +2। ठीक है, इसमें देखो ये सॉलिड कट गया, ये आपके पास गैस, तो ये भी 2 हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिएक्टेंट साइड, ये सॉलिड, ये 1 हो गया। इधर देखो 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, इसके लिए कितना हो गया 0। तो 0 हुआ तो डेल एन जी 0, तो आर किसी की पावर अगर 0 तो वो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में ये पूरा पोर्शन 1 हुआ, तो केपी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, केसी किसके लिए, ऑप्शन डी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन है, डी। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में है, ये केसी जो है वैल्यू बतानी है केसी की। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले तो इसका एक्सप्रेशन लिखना, फिर देखना है कि जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो कहाँ पे दे रखी है, वो इक्विलिब्रियम पे ही दे रखी है आपके पास में, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आपको कंसिडर वही करना है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये केसी इक्वल टू होगा NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, कोफिशिएंट 1 है तो पावर में कोई लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरा H2S, केसी इक्वल टू क्या बनेगा, H2S कितना दे रखा है, ये दे रखा है, दोनों की सेम है 0.01 0.01, तो 0.01 इंटू 0.01, तो ये बन जाएगा 10⁻⁴। तो 10⁻⁴, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए अगला आपके पास में है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में ये रिलेशन आपके पास में याद रखना है, इसके अंदर सिंपल सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका इम्पैक्ट आपके पास में, अब जैसे अगर के आपके पास में बढ़ोगे तो वो अपने आप के हो जाए कम हो जाएगा, और दूसरा अगर एंडोथर्मिक टी बढ़ा रहे हो तो वहां पे बढ़ जाएगा। स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपके क्वेश्चन आते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, इसका क्वेश्चन पीछे भी अपन ने करा था, जो अपन थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन था, तो ये भी फॉर्मूला बेस है। मेन कंसर्न जो अपना है वो ये है, इसके अंदर क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया वाला चाहिए उसमें क्या करना है, जो पुराना वाला है उसकी पावर n, और n क्या है, n है चेंज इन स्टोइकोमेट्री द न्यू रिएक्शन, मतलब जो नई रिएक्शन होगी उसकी स्टोइकोमेट्री में कितना चेंज होगा उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास में है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न का क्वेश्चन। एक बार फिर मिलते हैं। तो देखो यहां से ये रिएक्शन आपके पास है, इस रिएक्शन में देखो 2B है, ये AB आपका प्रोडक्ट है, AB यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो माइनस होगा पहली बात। ये 2 है और ये 1 है, तो आपने क्या करा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा -1/2 से, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी। तो स्टोइकोमेट्री में कितना चेंज हुआ, -1/2। तो इस तरीके से आपके पास में के इक्विलिब्रियम न्यू वाला जो होगा वो ओल्ड वाले की पावर कितनी होगी, -1/2। तो यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1/के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2। अब नया वाला पुराना वाला कितना है 400, तो ये आपके पास में 400, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये कितना बन जाएगा 1/20। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.05। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, ये एक से ज्यादा स्टेप्स की रिएक्शन है, ये आपकी एक कॉमन 3 स्टेप्स इसमें दे रखी है और ये फाइनल। तो इस तरीके की जब भी रिएक्शन आए तो आपको करना कुछ ही नहीं है, फाइनल के लिए क्या करना है, जितनी स्टेप्स है
उन सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई करना। तो फाइनल वाले के लिए क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो K1 कितना है 2, इसका 2 हो गया, इसका कितना 4, और लास्ट वाली थर्ड वाले का कितना 0.5 इंटू 0.5, तो आपके पास में कितना होगा 4। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी, तो इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें यह ध्यान रखना आपको कि अगर एक से ज्यादा स्टेप्स आपके पास आ रही है तो आप क्या करोगे, आप वहां के ऊपर जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना फाइनल वाले पे। अगर आपने इक्वेशन को इन्वर्स किया तो फिर डिवाइड करना वहां पे, ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट ऐड हो रहा था तो आपके पास में 4 हो जाएगा। आगे देखिए आपके पास में है एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या क्या। तो मेनली तो इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं कि जो रेट ऑफ जो आपकी जो रिएक्शन है उसका एक्सटेंट क्या होगा कि किधर जा रहा है नहीं जा रहा है, फॉरवर्ड डोमिनेट करेगा, बैकवर्ड डोमिनेट करेगा या फिर इक्विलिब्रियम पे रहेगा। दूसरा आपके पास में है कि डायरेक्शन किधर होगी, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड। और तीसरा इस पे तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के ऊपर आपके पास में चेंज करके कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब करके जो नई कंसंट्रेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले वाले के अंदर तो इसमें 3 केस है, डाटाबेस है, ये क्या है इसमें, अगर के इक्विलिब्रियम आपका मोर देन 10⁻³ है तो इस केस के अंदर आपका प्रोडक्ट जो होगा वो डोमिनेट करेगा किस पे, रिएक्टेंट पे। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये एक से ज्यादा कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 10⁻³ है तो उस केस में आपका प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कम रहेगा और आपका रिएक्टेंट क्या करेगा, वहां पे डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा है। अगला तीसरा केस है कि इस रेंज में हो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻3, इस केस में आपके पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, लगभग आपके पास बराबर होगा। या तो थोड़ा सा रिएक्टेंट डोमिनेट कर जाएगा या प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा, मेजोरिटी वहां पे नहीं आएगी। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको कंपैरिजन करना जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा। यहां पर कंसिडर आपके पास में RQ का एप्लीकेशन है, जो रिएक्शन क्वेश्चन पीछे पड़ा था P/R एट एनी टाइम। तो अगर आपका RQ कम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वहां पे किधर जाएगा, शिफ्टिंग फॉरवर्ड। अगर RQ और ये दोनों बराबर है तो आप बोलोगे कि रिएक्शन कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर। और अगर RQ आपके आगे निकल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो वहां पे क्या शिफ्टिंग होगी, बैकवर्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करके डायरेक्शन बताते हो कि शिफ्टिंग किधर होगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी या बैकवर्ड। ये वाले इसके न्यूमेरिकल वगैरह आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले पहला आपके पास में है, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, कैसी दे रखा है 400, और क्या पूछा आपसे कि A2 1 मोल A2 का है, 1 मोल आपका B2 का, मिक्स कर दिया 2 मोल ऑफ AB। तो आपको क्या बतानी है वहां पे, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और लीटर दिया 1। तो 1 से डिवाइड करो चाहे करो, जो मोल्स है वही क्या बन जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको डायरेक्शन बनानी। तो इस पैटर्न की क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिए। RQ आपको फाइंड आउट करना है, फिर उसका कंपैरिजन करना कैसी के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन की जो शिफ्टिंग होगी वो किधर होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन लिखना, RQ क्या बनेगा, यहाँ पे RQ बन जाएगा AB की पावर 2, ये आपका A2, ये आपका बन जाएगा B2। अब जो कॉन्सेंट्रेशन देखो वॉल्यूम 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल डायरेक्ट यूज कर लो। 1 मोल A2 है, 1 मोल ही आपका B2 है, 2 मोल AB है। तो क्या हो गया, AB की पावर 2, ये 1 × 1, तो कितना आया 4।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो आर क्यू है, रिएक्शन क्यूसेंट है, वो छोटा है के इक्विलिब्रियम से, तो शिफ्टिंग किधर होगी, फॉरवर्ड। मतलब अभी भी रिएक्शन किधर जाएगी, आगे की तरफ यहाँ पे कंसीव करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए आपको क्या बताना है। आपको कैसी दे रखा है और ए और बी की जो अमाउंट है वो इक्वल दे रखी है। आपको क्या बताना है, सी की अमाउंट बतानी है इक्विलिब्रियम पे। अब इक्वल अमाउंट में आप चाहे एक्स मानो चाहे 1 मानो, जो आपकी मर्जी, वो सेम मान सकते हो। तो सबसे पहले तो केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो केसी क्या बनेगा इस रिएक्शन का, इसका बनेगा सी, ये आपके पास डी डिवाइड बाई ए, और इधर बन जाएगा बी। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी। टी इक्वल टू 0 पे क्या मिलने के लिए 1 1, आप मानो तो एक्स वाई भी ले सकते हो, ये 0 0। फिर इसके बाद में टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस एक्स। मैंने 1 कोफिशिएंट वाले को x ब्रेक करा रिएक्टेंट को, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी कितना जाएगा, सॉरी 1 है, तो x ब्रेक होगा, ये x x बन जाए, क्योंकि इनके कोफिशिएंट और इनके क्या सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे ये इस जगह से आप एक्सप्रेशन लिख लो। तो के सी इक्वल टू क्या बना 1 माइनस एक्स, दूसरा 1 सॉरी यहाँ पर आपके पास में x डिवाइडेड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो आपके पास में कितना दे रखा 9। तो वैल्यू पुट कीजिए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू ये 3 माइनस 3x, तो ये उठ के इधर आएगा, तो आपके पास में कितना बन जाएगा 4x 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है x। तो 0.75 आपके पास में अमाउंट रहेगी किसकी, सी एंड डी की। नेक्स्ट देखिए आपके पास में अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें करना क्या, आपके पास में जो x है वो क्या है, ये डिसोसिएटेड मोल्स, ठीक है, और ये कौन से, ये इनिशियल मोल्स है। और एक मुद्दे की बात ये है कि ये इंफॉर्मेशन है किसकी, ये रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आपके पास में जो फॉर्मूला दे रखा है वो किसकी टर्म्स में, वो वेपर डेंसिटी की टर्म्स में है। जो कैपिटल डी है वो क्या है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। जो स्मॉल डी है वो क्या, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपके पास मिक्सचर की होगी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे होंगे, ये किसकी होगी आपके पास में, नॉर्मली रिएक्टेंट की। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो इसी आपको डाटा से जाना। तो आपके पास में ये तो हो गया डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, रेशियो ले लेना तो अल्फा आपको मिल जाएगी। इधर वेपर डेंसिटी की टर्म्स में है, और एन कैसे निकालोगे, जो इसमें एन है वो एन आपको निकालना है। एन आपके पास में है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये आपके पास में रिएक्टेंट्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से या तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, या आपके पास में जो वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला उस पे आपके पास में न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। आगे देखिए आपके पास में ये आगे आपको क्वेश्चंस दे रखा है, तो इसको करिए एक बार। अल्फा आपसे पूछिए मोल्स के टर्म्स में दे रखा है, तो मोल्स के टर्म्स में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेपर डेंसिटी के टर्म्स में है। तो देखिए यहाँ से 1 बाय 1 दोनों को करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व करिए।
देखो भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को अलग से लिख लेते हैं अपन। तो P कन्वर्ट इनटू Q प्लस R, ठीक है। अब देखिए इनिशियली 3 मोल ऑफ P वाज टेकन, इक्विलिब्रियम पे मोल दे रखे 1.2, तो T इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल्स है, 3 मोल्स, तो ये 0 0। T इक्वल टू T पे क्या होगा, 3 माइनस एक्स एक्स एक्स, और इसके जो मोल्स दे रखे हैं मतलब 3 माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा 1.2। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3 माइनस 1.2, तो ये बच जाएगा आपके पास में 1.8। ये x आ गया, ये डिसोसिएट मोल्स आ गए इसके। अब एल्फा इक्वल टू क्या लिखा था, x अपॉन एन आई, तो x 1.8 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास में कितना होगा 18 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 3/5। अगर 6 से आप करोगे तो एल्फा यहाँ से कितना हो गया 0.6, और अगर परसेंटेज पूछे तो जवाब होगा 60%। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका वेपर डेंसिटी की टर्म्स में है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ये NO नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हुआ, NO2। करिए इसको एक बार जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले तो N2O4 की कैपिटल D पता करो, तो कैपिटल D बन जाएगी मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कोई रेफरेंस तो दिया नहीं, तो हाइड्रोजन को अपने को रेफरेंस लेना। इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 92, 64 तो 4 ऑक्सीजन का हो गया, और 28 इसका हो जाएगा, तो ऐड कर लेना, तो कितना होगा 92, ठीक है। 60 एक बार जोड़ लेते, 64 और 28, तो ये हो गया 2, ये आपके पास 92, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 46, ओके। और स्मॉल डी आपको दे रखी है कितनी है 23। एन कैसे निकालोगे, तो वो देखो यहाँ पर इस तरफ प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए की प्रोडक्ट तो 2 है, 2 उठा लो, डिवाइड बाई रिएक्टेंट की तरफ एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो बाई 1 करो तो एन कितना आ जाएगा 2। अब फॉर्मूला क्या लिखा था, एल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू ये स्मॉल डी, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये 46 माइनस 23 डिवाइडेड 2 माइनस 1, ये 23, तो बचा कितना आपके पास में, ऊपर आपके पास बच गया 23, और नीचे भी कितना बच गया आपके पास में 23, तो ये यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी आपके पास में 1 आएगी एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 आ रही तो ये 100% डिसोसिएट आपके पास होगा, और इस पे आपके पास इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 100% आ जाए तो आपका जवाब होगा नो इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट आपका 0 हो जाएगा, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और उस केस में जो आपकी RF होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो इस वजह से 1 तो आपके पास कभी भी नहीं हो सकती, इससे नीचे होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन अपने को समझाना था वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। आगे देखिए, अगला है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई भी चेंज अगर आप कर रहे हो, तो रिएक्शन क्या करेगी, उस चेंज को अपोज करेगी, या उस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी जिससे जो चेंज आपने किया था उस चेंज का इफेक्ट क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। सबसे पहले आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें तो सिंपल सा फंडा है, रिएक्टेंट अगर बढ़ा रहे हो तो फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट कम कर रहे हो तो बैकवर्ड जाएगी, रिएक्ट और प्रोडक्ट अगर आप बढ़ा रहे हो
तो अभी आपके प्रोडक्ट आपने बढ़ाया तो रिएक्शन क्या करेगी, जो आपने किया उसका उल्टा प्रोडक्ट को कम करना है। तो प्रोडक्ट कम कब होगा, जब वो रिएक्टेंट में चला जाए। तो कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड। और अगर आपने प्रोडक्ट कम कर दिया, प्रोडक्ट कम किया तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट बढ़ाएगी। प्रोडक्ट कब बढ़ सकता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आए, मतलब कौन सी रिएक्शन चलेगी, फॉरवर्ड। ये तो सिंपल सा इसमें फंडा हो। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो सीधा सीधा सन कि पी बढ़ाने पे रिएक्शन उधर प्रोसीड होगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो आपके पास में, लेस नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम अगर आपने बढ़ा दिया तो किधर जाएगी, जिधर एन का नंबर क्या हो, हाई हो। ये लो, ये सिंपल सा फंडा है। और अगर डिक्रीज करोगे तो उल्टा लिख लेना। एक चीज याद कर लो, या तो वॉल्यूम का याद कर लो या प्रेशर का याद कर लो। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर आपने पी बढ़ाया तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स आपके कम होंगे। टेम्परेचर में क्या देखना, टेम्परेचर में अगर एक्सो है तो टेम्परेचर कम करना आगे प्रोसीड करने के लिए, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। और अगर आपके पास में एंडो है और टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया तो ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। इसका वाइस वर्सा होगा, वो आपको याद कर लेना। मिक्सिंग ऑफ नोबल गैसेज, ये आपके पास में इनर्ट गैसेज एट इक्विलिब्रियम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बना रहे हो, ये जो आपका लास्ट वाला फैक्टर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो आपका जवाब होगा नो चेंज, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट किया तो उस केस में जो आपको जवाब देना है वो देना है वॉल्यूम वाला जो फैक्टर था ना अभी इधर लिखा, वॉल्यूम फैक्टर के अकॉर्डिंग, ये वाला कि जब अगर आपके पास वॉल्यूम बढ़ा हो तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स हाई होगा। वो कब, जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट या नोबल गैस मिक्स करोगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर। अब यहाँ से इस पे देखो, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो वो तो बहुत कम चांस है, तो जनरली इसके एप्लीकेशन पूछता है। एप्लीकेशन में क्या आता है कि आपके पास में कोई भी रिएक्शन लिख देगा, उसमें पूछेगा कि इसकी फेवरेबल कंडीशन बताओ। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन का मतलब ये होगा कि रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जानी चाहिए, मतलब फॉरवर्ड जाने की जो टेंडेंसी वो कैसे बढ़ सकती है उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो देखिए नेक्स्ट आगे, ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, इसमें हीट भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। तो आपको क्या बताना है कि इस रिएक्शन को किधर शिफ्ट करना है, इसको राइट हैंड की तरफ लेके जाना। मतलब आपका ये LHS या RHS, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ अगर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहले ये हीट माइनस है, यहाँ पर हीट माइनस का मतलब हुआ ये इधर आएगी, तो रिएक्शन कैसी हुई है, एंडोथर्मिक। इधर भी 2 मोल और इधर भी 2 मोल, ये गैस होती है, लिखा नहीं यहाँ पे, ये लिखना चाहिए था। तो 2 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, तो इस वजह से इस रिएक्शन का जो डेल एन जी है वो क्या आ गया, 0। जब डेल एन जी 0 आ गया तो वॉल्यूम और प्रेशर का कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो जिस जिसमें प्रेशर वॉल्यूम वाले ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे। टेम्परेचर की मैंने अभी बताई थी, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड जाएगी। आपको कहाँ लेके जाना है, फॉरवर्ड। तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसमें भी क्या देखना आपको कि आपके पास जो प्रोडक्ट है या हाईएस्ट यील्ड ऑफ सी, वो आपको बतानी, सी क्या आपका प्रोडक्ट है, तो फेवरेबल कंडीशन बतानी है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी मिल रही है तो प्लस है, माइनस नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो टी क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए लोवेस्ट। ठीक है जी। दूसरा इधर देखो 3 मोल से गैस के, इधर आपके पास 1 मोल है, तो आपके पास में हाई से लो की तरफ जाना है, हाई से लो की तरफ जाना है। तो पी अगर इंक्रीज करते याद हो, रिएक्शन उधर प्रोसीड होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो आपके पास कम हो। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेशर
प्रेशर हाई होना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर प्रेशर आपके पास हाई है, तो हाई आपके पास में सी में। अब टेम्परेचर भी कंपैरिजन कर लीजिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लोवेस्ट तो 50 है, बाकी सब में 200, 300, 100 है, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। अब आगे बारी जो आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसको भी मैंने 5 पोर्शन में डिवाइड किया मोटा मोटा, जिससे आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। 5 पोर्शन कौन कौन से लिए मैंने, एसिड बेस थ्योरी ली है, पीएच वाला थोड़ा सा पार्ट लिया है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सॉल्यूशन और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये 5 पोर्शन है। इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने को देखनी है वन बाय वन। सबसे पहले एसिड बेस थ्योरी। तो एसिड बेस थ्योरी देखिए 3 थ्योरीज होती है। आरएनएस थ्योरी आपके पास है, दूसरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट होगी, तीसरा लुईस एसिड बेस थ्योरी हो गई। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपके पास में इनको एसिड बेस को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है। तो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की जो बात होगी वो आरएनएस में होगी। अगर H+ दे रहा है तो एसिड हो जाएगा आरएनएस एसिड, अगर वो H- दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आरएनएस बेस हो जाएगा। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटॉन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ किसकी बात होगी, इसमें सिर्फ प्रोटॉन की बात होगी। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई स्पीसीज प्रोटॉन डोनर है, H+ अगर डोनेट कर रही है तो वो एसिड होगा, और अगर वो गेन कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। लास्ट वाला जो पोर्शन बचा वो क्या आपके पास में, वो है लुईस एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा लुईस एसिड, और अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो हो जाएगा लुईस बेस। तो इस तरीके से आपके पास में ये मोटी मोटी 3 थ्योरीज है जिनकी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। ब्रोंस्टेड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बनेगा, उस पेयर के अंदर क्या होता है, एक H+ का डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसके पास ज्यादा होगा वो तो होगा एसिड, और जिसके पास कम होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, बेस, ये एसिड। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या होता है, यूज होता है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस आपको। सबसे पहले आपके पास है BOH3, सॉरी OH होल थ्राइस, क्या है ये आपके पास में, आरएनएस एसिड है या ब्रोंस्टेड एसिड है या लुईस है या आरएनएस बेस। तो भैया ये जो है ये है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो H3BO3। और यहाँ पे जो बोरोन है उसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, तो BOH होल थ्राइस प्लस, जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे इसको तो ये क्या करती है, वाटर से एक OH गेन कर लेगा, ये खुद का H+ यहाँ पे नहीं देता, ठीक है, और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H+ आपको मिलेगा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम सॉल्वेंट। तो एक H+ रिलीज करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने क्या करा, गेन कराया, तो ये कौन हुआ, ये लुईस एसिड हुआ। तो इस तरीके से आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखिए आपके पास में, अभी मैंने बताया था पर क्लोरिक एसिड जो है उसका क्या बताना है, कॉन्जुगेटेड बेस आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो आपको पता होना चाहिए कि पर क्लोरिक एसिड क्या होता है। तो देखिए यहाँ से, ये क्लोरीन की 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है। ये होगा आपका पर क्लोरिक एसिड, ये होगा क्लोरिक एसिड, ये होगा क्लोरस, और ये होगा हाइपोक्लोरस। तो अपने को किसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। इसमें से एक H+ हटा दो तो क्या बनेगा अपने पास में, कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा वो C।
LO4 माइनस इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। आगे देखिए पीएच वाला थोड़ा सा पोर्शन। पीएच होता है कि आपके पास में नेगेटिव लॉग लेना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का 298 केल्विन पे पीएच और पीएच का सम किसके बराबर, 14 के बराबर। तो जो न्यूट्रल पीएच होगी वो कितनी आ जाएगी, 7। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका KW वगैरह बढ़ेगा, तो वहाँ पे अगर 690 डिग्री सेल्सियस आसपास करोगे तो 12 हो जाएगा उसका नेगेटिव लॉग। इस जगह आपके पास में जो न्यूट्रल पीएच होगी वो कितनी आएगी, 6। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपके पास में इसमें पीएच के अंदर देखो मेन जो आपके पास में पहला आपको देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो आपको नॉर्मलिटी यूज करनी है एसिड बेस की, उसके बाद में आपको डायरेक्ट उसका नेगेटिव लॉग लेना है। अगर वीक वाला पोर्शन है अल्फा नेगलेक्ट करके दे रहा है तो ये आपके पास में स्क्वायर रूट सी अल्फा या के सी का स्क्वायर रूट या के बी का आपके पास में। अगर मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का तो क्या कर लेना आप, जितने भी एसिड्स है उनसे जो H प्लस आ रहा है उनका समेशन कर लेना। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप क्या कर लेना, OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का समेशन कर लेना। फिर आप नेगेटिव लोग ले सकते हो वहां पे किसका, OH का, तो वहां पे क्या मिल जाएगी आपको, POH मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट में एसिड बेस वाले में है तो इसके अंदर तो आपको क्या देखना है, अगर आपके पास NaVa डोमिनेट कर रहा है NbBb से तो N फाइनल होगा आपका H प्लस, ये ध्यान रखिएगा। और अगर NaVa डोमिनेट नहीं कर रहा है NbBb डोमिनेट कर रहा है तो जो N फाइनल है वो क्या होगा आपका OH माइनस। और दोनों अगर बराबर है तो वहां तो पीएच आपकी 7 होगी, उसमें कुछ करना जाना है नहीं। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपके पास में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंसंट्रेशन दे रही है कि इसका N फैक्टर 1 है, तो इस तरीके से नॉर्मलिटी भी आपकी कितनी हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 3n। और pH इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 3, पावर सामने आएगी तो pH कितनी आ जाएगी 3। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। अगला आपके पास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी देखो ट्रिक में बता देता हूँ। 10 टू पावर माइनस 7 ये NaOH ध्यान रखिएगा बेस, 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 9 M ये HCl ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना यहाँ पे। अगर आपके पास 7 है तो pH आएगी कितनी 6.79, अगर ये है तो pH आएगी 6.97, उल्टा कर देना इसको, और इसमें जो pH आएगी वो कितनी आएगी 6.99। तो यहाँ पर अपने पास में क्या दे रखा है, NaOH दे रखा है, तो NaOH में क्या मिल जाएगा POH। तो 10 टू पावर माइनस 7 का जो POH होगा वो कितना आएगा 6.79। तो इसके लिए जो pH होगी वो कितनी आ जाएगी, pH आ जाएगी अपने पास में 7.21। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 के अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एक बार आप ट्राई करिए क्या है क्या नहीं है। देखिए इसमें कुछ भी है नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको फंसा रखा है इसमें। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड है, तो जो पीएच जाएगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड से जाएगी, क्योंकि वीक एसिड भी क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में सिंपल सा है, आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन उठाओ, ये कितनी है 10 टू पावर माइनस 3, तो पीएच कितनी हो जाएगी 3 होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अगला टॉपिक है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर 4 पार्ट अपने को दे रखे हैं। 4 पार्ट कौन कौन सी आपके पास में, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट, तो उसमें कोई हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, पीएच हमेशा कितनी रहेगी 7। दूसरा आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और लास्ट वाले पोर्शन में क्या होंगे, दोनों ही वीक होंगे। अब एक चीज सुनिएगा यहाँ पर क्या है कि जो वीक होगा उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, वीक का हाइड्रोलाइसिस। एसिड है, एसिड हमेशा कन्वर्ट होता है H प्लस और एनाइन में, तो जब वीक एसिड होगा वहां लिखेंगे एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए यहाँ पे एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, यहाँ बेस, तो बेस कैटायन में, तो आपके पास कैटायनिक, यहाँ दोनों ही पार्ट क्या है वीक है, तो इस तरीके से कैटायनिक। अब यहाँ बेस डोमिनेट कर रहा है, pH 7 से ऊपर होगी, यहाँ एसिड तो pH 7 से, इसमें दोनों रेंज चलेगी आपके पास लास्ट वाले में। और
वीक वाले का कांस्टेंट होगा और 7 के अंदर सारी चीजें क्या होगी, ऐड होगी, ये 7 से कम है तो ये माइनस हो जाएगी। और लास्ट वाले पोर्शन के अंदर कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन से फ्री होगी। और ये के एच का रिलेशन है, तो के एच का रिलेशन ध्यान रखना यहाँ पे, के एच इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, के डब्ल्यू अपॉन के वीक। मतलब जो पोर्शन वीक होगा एसिड है तो के ले लेना, बेस है तो के भी ले लेना। इस तरीके से आप डिनोमीटर में यहाँ पे लेके किसी का भी के आप सॉरी के एच आप यहाँ पे बना सकते हो के डब्ल्यू की टर्म्स में, और उनके एसिड और बेस जो भी वीक एसिड वीक बेस है उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म्स में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास में, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, साइनाइड आयन अपने को दिया है। इस साइनाइड आयन के अंदर देखिए आपके पास में पीके भी दे रखा है 4.7, कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्ट की। तो जो NaCN वाला सॉल्ट है ये किससे बनेगा, ये बनेगा NaOH प्लस HCN से। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया आपका वीक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 7 से ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 7 प्लस 1/2 PKa प्लस 1/2 log C। अब अपने को यहाँ पीके चाहिए, दे रखा है क्या, पीके भी। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो, पीके ए किसका, कॉन्जुगेटेड बेस का, सॉरी पीके बी डॉट पीके ए किसका, एसिड का, इनका दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के। तो पीके जो आपके पास में है कॉन्जुगेटेड बेस दे रखा है 4.7, पीके अपने को चाहिए तो 14, तो अपने पास में पीके कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9.3। अब ये वैल्यू सारी यहाँ फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो पीएच इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास में, ये बन जाएगा 7 प्लस 1/2 इंटू 9.3 प्लस 1/2 log ये 10⁻⁻1, ये 7, ये कितना हो जाएगा 9.3 का हाफ कर लो तो आपके पास में ये हो जाएगा 4.65, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि पावर सामने आएगी, तो -1/2 तो 0.5। तो इस तरीके से जो पीएच आएगी वो कितनी आएगी, 11.5। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ये एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो 21 के अंदर देखिए आपके पास में यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बतानी है किसकी, KCN की। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है K, ठीक है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी, तो इसकी कंसंट्रेशन भैया मिसप्रिंट मतलब छूटा हुआ 0.01 है, मतलब सेंटीमोलर था ये। तो आपको यहाँ पे बतानी है, तो इसके अंदर देखिए KOH रेसियन से बना, तो स्ट्रॉन्ग बेस, और आपके पास एसिड वीक है, तो इसके लिए जो H का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि नेग्लेक्ट करके करेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास है नहीं, तो ये बनेगा KH/C और स्क्वायर रूट। अभी मैंने पीछे बताया KH कैसे बनाओगे, KW वीक का एसिड, तो नीचे क्या आ जाएगा K। तो KH इक्वल टू अपने पास में 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई, ये लिख लीजिए 1.4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो KH अप्रोक्स कितना आएगा, ये आएगा 7 आपके पास में है, पावर कितनी बची ऊपर है आपके पास 9, और तो आपके पास ये 7.1 कुछ आपके पास आएगा इंटू 10⁻⁵। क्लियर है। अब यहाँ से इसको, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो H इक्वल टू क्या बन जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁵, और ये डेसिमल में तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में 10⁻², हो जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, 5 तो बची ना यहाँ पे, 5 बची है, तो 1/1.4 होगा, तो एक डेसिमल हो जाएगा 6 आएगा यहाँ 6, और ये आपके पास में 2 स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 7.1 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो आएगा 3, और आपके पास में 4 आएगा 2, और 6 जो होगा वो आपके पास में 2 पॉइंट आपके पास में 1.4, और ये 1.7, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 के आसपास आएगा। तो अपने पास 7 है, तो 7 कितने पे जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि अब सारे ही ऑप्शन एक जैसे ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को सिर्फ पावर चेक करनी, पावर कितनी 10⁻⁴, तो 2.7 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21।
तो इसमें ध्यान रखिएगा ये 10⁻⁵ 6 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आपके पास में बफर, तो बफर के अंदर देखिए दो पार्ट है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में वीक एसिड और सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसमें आपके पास में क्या होगा, वीक बेस होगा, सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। इधर पीएच होगी, इधर पीओएच। क्वेश्चन जो बनता है नॉर्मली वो यहाँ से, इन दोनों फॉर्मूले से यार इससे, कि बेस्ट बफर का मतलब क्या होता है। बेस्ट बफर का मतलब होता है कि सोल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर हो जानी चाहिए किसके साथ, एसिड के साथ, अगर एसिडिक सोल्ट है। और अगर बेसिक सोल्ट है तो क्या हो जाएगा, सोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर। उस केस में जो पीएच है, अगर एसिडिक बफर है तो पीके के बराबर, पीओएच पीकेबी के बराबर, किसके केस में, बेसिक बफर के केस में। देखिए यहां से क्वेश्चन, द फाइनल पीएच बतानी है आपको। 2 मोल एसिटिक एसिड को मिक्स करा 1 मोल NaOH के साथ। तो अब ये इनडायरेक्टली आपके पास में बफर होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन लिखनी, CH3COH प्लस NaOH कन्वर्ट इनटू CH3CONa प्लस H2O। T इक्वल टू 0 पे ये कितना लिया, 2, ये आपका 1, ये 0 0। T इक्वल टू T पे ये कितना 1, ये 0, ये 1, ये आपके को लेना देना इससे है नहीं। और वॉल्यूम कितना दिया है आपका 1 लीटर, तो जो मोल्स होंगे वही कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा, एसिटिक एसिड बचा 1 मोलर और सोडियम एसीटेट जो है एसिडिक बफर होगा। तो पीएच क्या बन जाएगा आपके पास में, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहां से अपने पास 4.74 प्लस दोनों बराबर है, तो log 1/1 क्या हो जाएगा, log 1 0। तो पीएच कितनी हो जाएगी, 4.74। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे देखिए आपके पास में एसिडिक बफर पूछा, तो एसिडिक बफर का मतलब क्या हुआ, आपके पास में क्या होना चाहिए, वीक एसिड और सॉल्ट होना चाहिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैंसिल आउट हुआ। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, लेकिन इसका जो सॉल्ट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के साथ, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ आपके पास, क्योंकि ये तो खुद ही आपके क्या है, यहाँ पे सिंपल बफर का एग्जाम्पल है। और सिंपल बफर जो आपके पास में होता है वो 1 कंपोनेंट होता है। एसिडिक बेसिक बफर का डिफाइन होता है 2 कंपोनेंट्स वाले में। HCN KCN, तो ये आपके पास वीक एसिड, KOH ये जा सकता है, अमोनियम वीक, ये आपके पास बेसिक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आगे देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, 22, 23, 24, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया 22, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास, मतलब KSP की बात हो रही, तो KSP क्या होगा, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो कोई भी, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है ये आपके पास, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस आ रहे हैं उन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन या उनकी जो सॉल्युबिलिटी आ रही है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा ये एक्वस। तो अगर इसका KSP अपने को बनाना तो वो क्या होगा, A+.B-, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सॉल्युबिलिटी पूछेगा, तो अपोजिट आयन इफेक्ट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फिर प्योर वाटर में कॉमन आयन, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्स है, कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना ज्यादा कॉमन आयन होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में है, इसका एक्सप्रेशन आपको बनाना है KSP का। मर्क्यूरस आयोडाइड, तो मर्क्यूरस आयोडाइड आपके पास में होता है Hg2I2। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि Hg+ जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, ये डाइमर की फॉर्म में चलता है। Hg+ जो होगा वो क्या होता है, अनस्टेबल, तो ये डाइमर की फॉर्म में होने की वजह से क्या होगा, Hg2+2 आपके पास होगा। तो इसका जब आप आयोनाइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Hg2+2+2I-। तो अब इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, KSP Hg2+2 और इधर क्या आएगा I-2। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसके बाद में है आपके पास सोल्युबिलिटी, तो ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया था इसके अंदर AgBr है, तो Ag+ और Br इनमें से आपको देखना ये आयंस नहीं होने चाहिए। और प्योर वाटर या कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो वहां पे देखिए
इसके अंदर आपके पास में ये प्योर वाटर है, यहाँ ब्रोमाइड कॉमन आयन लगेगा, यहाँ ब्रोमाइड कॉमन आयन, Ag कॉमन आयन, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? यहाँ प्योर वाटर के अंदर होगी। और अगर यहाँ पर पूछ ले कि अमोनिया के अंदर, तो अमोनिया क्या करती है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाती है इस तरीके से, अगर आपको ध्यान हो, NH3 होल ट्वाइस टोलर एजेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, तो इस तरीके से अमोनिया में सबसे ज्यादा होती है, फिर आपके पास प्योर वाटर, और फिर आपके पास कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये ऑर्डर बनता जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि सॉल्युबिलिटी बतानी है Ag2CrO4 की 0.01 m AgNO3, तो यहाँ पे लग गया कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो सबसे पहले इसको डिसोसिएट करते हैं, 2Ag प्लस CrO4 -2, ये बनेगी 2S, ये बनेगी S, और AgNO3 को ब्रेक करोगे तो ये किसे मिलेगा? AgNO3, ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, तो यह तो क्या होगा? 0.01। अब Ag प्लस की टोटल जो आपके पास में हो जाएगी वो कितनी होगी? 2S प्लस 0.01, लेकिन ये पार्ट नेग्लेक्ट है तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 0.01, और जो आपके पास में CrO4 -2 उसकी S हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका, KSP इक्वल टू क्या बना आपके पास में? ये बन जाएगा Ag प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि 2 है आपके पास, और इधर क्या बनेगा? CrO4 -2। अब Ag प्लस 2 की जो ये KSP कितना दे रखा है? 8 × 10⁻12, और Ag प्लस 2 कितना हो गया? 10⁻4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10⁻2 है, और ये आ जाएगा S, तो S कितनी आ जाएगी आपके पास? 8 × 10⁻8 मोल पर लीटर आपका क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला जो पार्ट है वो है आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपके पास में है कि रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट लो इक्वेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर ROR को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लास्ट में कॉलिजन जो थ्योरी है उसका थोड़ा सा पार्ट आपके पास में। तो बिना टाइम देखे यहाँ से सबसे पहले देख रेट ऑफ रिएक्शन, जो दो टाइप के अपने पास में, एक तो एवरेज और दूसरा किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर तो क्या कर देना? डिफरेंशिएशन कर देना, यहाँ पे क्या करना? डिफरेंस लेना। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना, ROR को अगर आपको एक्सप्रेस करना है किसके साथ में? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो उस केस में आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को क्या करना है? पर्टिकुलर उनके जो कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड करोगे, तभी जाके वो ROR के बराबर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और अगर कोफिशिएंट 1 है तो उस केस में अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ROR के बराबर हो जाएगी। देखिए इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में NH3 के लिए आपके पास अपीयरेंस जो रेट है वो दे रखी है, और आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो इस केस में आपको सबसे पहले इसका जो रेट की इक्वेशन है वो आपको बनानी है। तो देखो यहाँ से, अब रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होगा तो माइनस लगेगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा तो प्लस लग जाएगा वहाँ। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी -dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव रहेगा, dNH3/dt। अब आपको क्या दे रखा है? रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब ये वाला पोर्शन विदाउट कोफिशिएंट। पूछा क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब 1/3 को छोड़ के बाकी पोर्शन। तो अपने से पूछा ये -dH2/dt, ये आपसे पूछा है। तो 3 कहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ? तो 3/2, और आपको दे क्या रखा है? दे ये रखा है, ये पोर्शन आपको दे रखा है। तो अब यहाँ से ये आपको पता, तो 3/2 × 2.5 × 10⁻⁴। तो आप यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2.5 को अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 7.5/2 × 10⁻⁴। 7.5 को अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 फिर कितना बच जाएगा आपके पास में? 75 × 10⁻⁴। इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27
8। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखना किस तरीके से बनानी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस। अगला पार्ट है रेट लॉ इक्वेशन। तो इसमें तो देखो सिंपल सा फंडा, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन तो पावर में ए और बी चल जाएगा, और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ए बी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो ये रेट लॉ इक्वेशन होगी। एक्स वाई आपके पास सम कर दोगे इनका तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी आपको। और अगर आप एक्स की बात करो तो ये ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वाई की बात करो तो ये बी के रेस्पेक्ट में, के आपका रेट कांस्टेंट हो गया। के की यूनिट ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि के की यूनिट देके कई बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, ए और बी आपके पास में दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन वाज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल। तो देखो जी, ए को अगर आपने 2a किया तो रेट जो थी आर एफ वो होगी 2 इनिशियल, मतलब इनिशियल के 2 टाइम्स। तो डबल कब होगी, डबल तब होगी जब पावर 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना 1 है। दूसरा क्या पूछा है कि जब आपने कॉन्सेंट्रेशन है, अच्छा, द रेट वाज अगेन डबल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर डबल, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। अच्छा, दूसरे केस में देखो क्या करा, आपने ए और बी दोनों को ही डबल किया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, सिर्फ डबल ही हुई। तो डबल तो पहले हो गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से टोटल ऑर्डर कितना आ गया आपके पास में, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में 0, ओवरऑल आपका फर्स्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन आपके पास में है 2a जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रेट कांस्टेंट आपका दे रखा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मैंने पीछे भी आपको बताया। तो इसमें देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपके पास में मोलर के अंदर दे रखा है, तो इसकी मैंने वहां बताई थी m1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो अपने को सेकेंड इनवर्स से तो कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि सेकेंड इनवर्स हमेशा सेम। तो आपको मोलर वाला पोर्शन कंपेयर करना है। तो m1 माइनस n, वहां देखो इसमें दे रखा -1। तो 1 माइनस एन बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, -1। तो एन जो आपके पास में कितनी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये जो आपको 2a वो दे रखी है। अगला आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर कुछ डिफरेंस, तो ये आप देख सकते हो कि ये क्या होगी, पावर का सम होता है जो रेट लो इक्वेशन होती है। यहाँ क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होती है उनका नंबर का सम होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, ये टेबल आपको यहाँ पे मैंने बना के दे दिए। इसमें से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और रेट और कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का ये रिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन के तो डायरेक्ट होगा और वॉल्यूम के इनवर्स होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर अपने को 3 कैटेगरी देखनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखना है, फर्स्ट ऑर्डर देखना है और nth ऑर्डर देखना है। अब जीरो ऑर्डर के लिए तो आपके पास में r जो रेट हो जाएगी k की पावर 0, और किसी की पावर 0 तो उसको लिखो ना लिखो क्योंकि वो कितना होता है, 1 होता है। दूसरा इसके आपके पास में इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास में ये इक्वेशन बनेगी और ये इसमें आपके पास में इंटीग्रेट इक्वेशन करोगे तो लॉग के टर्म्स में आ जाएगा। nth के लाभ यहाँ से याद कर सकते हो, पूछा जा सकता है, तो ये आसानी। लेकिन इस केस में ध्यान रखना n आपका नॉट इक्वल टू 1, n 1 कभी भी नहीं होना चाहिए। और t हाफ का रिलेशन भी दे रखा है किसके साथ में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। तो इन पे क्वेश्चन या इनके ग्राफ वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास में हाफ लाइफ दे दिया है, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन Ab3 का दे रखा है 50 m अगर है तो 4 आवर्स है। अच्छा, ये टी हाफ के बेसिस पे आ गया। तो टी हाफ का अभी रिलेशन बताया आपको कि टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट की पावर n-1 के। देखो ये लिखा नहीं नीचे, अभी रिलेशन मैंने बताया। तो आप यहाँ क्या करो, 2 कंडीशन दे रखी है तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2, कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स है तो 2 वाले के ऊपर आ जाएगी, ए नॉट 2, इसकी चली जाएगी नीचे, पावर पे क्या आ जाएगा, n-1। अब सबसे पहले देखो, जब कंसेंट्रेशन 50 है तो 4 है, 100 है तो 2 है। तो पहले वाले का देखो 4 आवर और नीचे कितना आ जाएगा 50। दूसरा वाला कितना है 2 और कितना है 100, इसकी पावर n-1।
इसको कैंसिल आउट करिए, 2 इक्वल टू ये भी क्या हो गया 2 की पावर n-1, तो इस पे भी क्या होगी 1 होगी, तो n-1 इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपके पास। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो इसके अंदर आपके पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको क्या दे रखा है, के दे रखा है। इसके बाद में आपको कंसंट्रेशन पूछी है रिएक्टेंट की 25 सेकंड के बाद में। अच्छा 0.5 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन डायरेक्ट यूज होगी यहाँ। तो इक्वेशन क्या होती है, AT इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट। ठीक है, ये आपके पास में जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। तो AT कितना दिया आपको, AT दिया है 0.5 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 25 प्लस A नॉट। A नॉट आपसे पूछा है, तो यहाँ से देखिए 0.5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको अपन पावर को उठा देते हैं, तो ये होगा 0.02। ठीक है, इंटू 25 प्लस A नॉट, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 टू जा आपका 5, तो ये अपने पास में बन जाएगा -0.05, सॉरी 50। ठीक है, और प्लस A नॉट है ही, तो इसको उठा के इधर लाओगे तो A नॉट कितनी आ जाएगी, A नॉट आ जाएगी 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 के अंदर आपके पास में है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास में दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, हाफ लाइफ आपसे पूछी है। तो फर्स्ट ऑर्डर की के बताना कुल मिला, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो क्या आएगा, वो 0.693 डिवाइडेड बाई के आता है, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से माइनस dx/dt इक्वल टू, ये तो हो गई रेट, इक्वल टू के ए की पावर आपके पास 1। रेट कितनी दी है, ये दी है 10⁻⁻² इक्वल टू के आपके पास में है नहीं, के पता करना, ये कितना दिया 0.2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में 1/0.2 इंटू 10⁻⁻², के इक्वल टू अपने पास मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻², ये क्या आ गया। अब आप यहाँ से टी आप पता कर लो, तो ये 0.69 है, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻²। तो इस तरीके से इसको सोल्व करोगे तो 0.693 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से दो पावर है, आप यहाँ से शिफ्ट कर दो तो 6, इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स कितना आंसर आपके पास मिल जाएगा 69। 68 का तो आपके पास में हो जाएगा, सॉरी 65 का होगा 13, तो 13 पॉइंट आपके पास में फिर कितना बच गया 30, तो 6 ये इसका 6 क्या 4 बचा 40, तो 13.8 मिनट के अंदर है, तो मिनट आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये आर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब आपके पास में कि इसमें सरफेस एरिया आ सकता है, या आपके पास में इसके अंदर इनके जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है, तो वो गैस की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट था, प्रेशर की किसके, गैसियस अगर आपके पास में रिएक्टेंट है उस केस में, टेम्परेचर है तो इसमें क्या पढ़ेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कैटालिस्ट क्या करता है, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला तो रेट बढ़ा देगा और नेगेटिव वाला रेट क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये फैक्टर आपके पास में इस तरीके, इसके बारे में बात हो चुकी है। प्रेशर वगैरह आपके पास पीछे है, ये आपके पास नेचर वगैरह ये ध्यान रखना, टेम्परेचर और कैटालिस्ट में आगे बताया था। अब बात करते हैं टेम्परेचर वाले पोर्शन की। तो टेम्परेचर वाले पोर्शन में देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो आपके पास में रेट कांस्टेंट जो टी केल्विन मतलब 10 टी केल्विन ज्यादा पे होगा, टी पे होगा उसका रेशियो, या रेट का रेशियो वो 2 या 3 टाइम्स।
अगर आपको कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप 2 टाइम्स के साथ जाओगे यहाँ पे। और अगर आपको नया के पता करना हो रेट कांस्टेंट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, के न्यू K1 ये 2 की पावर x, x क्या होगा यहाँ पे होगा फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10। इससे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा आरएनएस इक्वेशन आपके पास में है। तीसरा आपके पास में ये रेशियो K2 K1 का जो रेशियो है, तो इससे भी कई बार न्यूमेरिकल या डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ाओगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो अप्रोक्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इधर तो लिया मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इधर एनर्जी, तो ये कट ऑफ पॉइंट है। ये वाला जो ग्राफ है ये T केल्विन पर है, रेड वाला जो ग्राफ है ये T+10 पर है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, इससे आगे वाला जो पोर्शन होगा, एरिया होगा, जैसे ये आपके पास 80 हुआ, और दूसरा आपके पास जैसे ये वाइट वाला मैंने ले लिया, ये हो गया 80+10। तो इन दोनों में अगर रिलेशन देखेंगे तो जो आपका 80+10 है ये 2 टाइम्स होगा 80 का। तो ये टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है उसको प्रूफ करता है यहाँ पर पूरा का पूरा ये ग्राफ आपके पास में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ग्राफ गिवन होगा और ये रेशियो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। अगला कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है आपके पास में, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, रेट को बढ़ा देगा। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा और रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जैसे ये रेड वाला पोर्शन है ये नेगेटिव कैटलिस्ट में, तो देखो हाइट बढ़ गई। और जो आपका व्हाइट वाला है ये विदाउट कैटलिस्ट है। और जो आपके पास में ये वाला पार्ट है इंडिगो टाइप का है, मतलब बैंगनी कलर जैसा है बोले, तो इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, क्योंकि जो पीक होगी वो नीचे चली जाएगी, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जनरली एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, पॉजिटिव होगा तो कम कर देगा, नेगेटिव होगा तो बढ़ा देगा। रेट उसी के इनवर्स में चलती जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम रेट ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रेट कम। अगला आपके पास में कोलिजन थ्योरी। तो इसमें भी मोटा मोटा आपके पास में पहला एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास में एनर्जी, अब देखो इसके अंदर आपको बता देते हैं थोड़ा सा। अगर आप ये रिएक्शन बनाते हो तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये जो एनर्जी होगी इसको बोलते हैं ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये पोर्शन एक्टिवेशन है तो ये E एवरेज। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के ज्यादा या उसके बराबर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास अगर एनर्जी है तो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो क्या हो गया, आपका एनर्जी बैरियर हो गया। और इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, आरएनएस इक्वेशन से निकाल लेना, K/A का रेशियो ले लेना, तो वो क्या होता है इफेक्टिव। और दूसरा आपके पास में ओरिएंटेशन बैरियर। तो देखो यहाँ जैसे A2 मॉलिक्यूल है प्लस B। अब इसके अंदर अगर बात करें यहाँ पर है तो इस A का कोलिजन इस B के साथ होगा, लेकिन ये A और ये वाला जो B है फ्री, तो ये जो बॉन्ड होगा ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक ही नहीं होगा तो नए बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर मैं इन्हीं मॉलिक्यूल को अरेंज कर दूं ऐसे, देखो यहाँ, तो ये वाला जो A है ये इस B के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये वाला A है ये इसके साथ, तो इस तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा, नई रिएक्शन बन के आपके पास में मतलब नई ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आपके पास में कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 बैरियर होते हैं, एक आपका एनर्जी बैरियर, दूसरा आपका ओरिएंटेशन बैरियर। अब इन बैरियर वगैरह एनर्जी वगैरह की फॉर्म में जो रेट है वो ये आपके पास में P/Z ये E की पावर -E/RT, क्योंकि ये तो क्या बन गया, ये बन गया इफेक्टिव जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उनका फ्रैक्शन, Z होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और P जो है वो आपका ओरिएंटेशन बैरियर का स्टेरिक फैक्टर होगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी आपके पास में रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसी पे कुछ बेस्ड है आपके पास में। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 10 डिग्री पे आपके पास में डबल करा, तो मतलब यहाँ पे आपको रेशियो कितना लेना, 2 लेना।
इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम 280 टू 250, तो आपको नया वाला क्या बताना, द रेट बतानी है यहाँ पे। तो आपको रेट की टर्म्स में भी लिखाया था कि आर टी प्लस 10 डिवाइडेड आर टी इक्वल टू 2, ये यूज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 2 की पावर एक्स लिखवाई थी। एक्स क्या लिखवाया था मैंने, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे 280 डिवाइडेड माइनस नहीं 250 है, 250 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस का, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी आपके पास आर इनिशियल और 2 की पावर माइनस 1/3, तो ये आर इनिशियल अपॉन 8। तो आपके पास में जो फाइनल रेट होगी वो क्या होगी, 1/8 पार्ट होगी आर इनिशियल के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 आपका सॉल्व होता है। 34 की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी पीछे मैंने अभी बताया था आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो देख लीजिए, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन नहीं, दूसरा एनर्जी इवॉल्व व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवरकम टू पोटेंशियल बैरियर, एनर्जी बैरियर जो आपके पास में होगा, एनर्जी नीडेड टू 1 मोल ऑफ द रिएक्ट नहीं। तो आपके पास में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि आपको क्या बनाना है, आपको एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाना है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए उसकी बात हो रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में देखो मैकेनिज्म के बिहाफ पर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो स्लो स्टेप होती है वहां से क्या डिसाइड होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट्स है, इंटरमीडिएट वो कभी भी इक्वेशन में नहीं आएंगी क्योंकि उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा इफेक्ट करेंगे नहीं। तो अगर आ भी गए तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है फिर। तो इसमें आप स्लो स्टेप देखिए, तो स्लो स्टेप आपकी कौन सी है, ये वाली स्टेप। और कौन इंटरमीडिएट है नहीं है, तो उसके लिए आप अपनी जो मेन रिएक्शन है उसको देखो, A2 B2 AB के अलावा जो भी स्पीसीज आएगी वो सारी क्या होगी आपके पास में इंटरमीडिएट होगी, तो उनको रिप्लेस। तो इसका जो रेट लो बना पहली स्टेप में वो तो बन गया R इक्वल टू K A और B2 की पावर 1। अब A आ गया, ये A इंटरमीडिएट, तो A को रिप्लेस करेंगे पहली स्टेप से इससे, क्योंकि इसमें सिर्फ A ही है, तो इसका K इक्विलिब्रियम लिख लो। तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आपके पास पावर 2, क्योंकि 2A और A2 अपने को चाहिए एक ही कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, K इक्विलिब्रियम और A2, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर रूट इक्वल टू A, तब जाके अपने को A मिलेगा, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो इस जगह, तो R इक्वल टू K स्क्वायर रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम, फिर आपके पास में B2 की पावर 1 और A2 की पावर हो गई 1/2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5 आपका ऑर्डर होगा इस रिएक्शन के लिए जो कंप्लीट रिएक्शन आपकी हो रही। तो इस तरीके से आपके पास में ये केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम के दोनों पोर्शन, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन कंप्लीट होता है। और अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताना आपकी कौन से पोर्शन में दिक्कत है, तो उसका सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।